राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया है। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू वेलकम। यू वेलकम। तो एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये चैप्टर जो 12th का चैप्टर नंबर 1 है, हम लोग इसका कॉन्टिन्यूसली अध्ययन कर रहे हैं, है ना। इसके अध्ययन करने के क्रम में अभी तक हम लोग 4 से 5 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी कोई नया क्लास स्टार्ट किया जाता है तो नए क्लास को स्टार्ट करने से पहले या नई नई बातों को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पुरानी बातों को रिवाइज करते हैं। उसी कड़ी में जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन भी कहे गए जा रहे हैं, कहे जाते रहे, उनके द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा जिसको कहा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इनका क्या है? ऑटोबायोग्राफी। My experiments with truth is an autobiography of और ये जो छोटा सा अंश है, ये एक्सट्रैक्ट है उसी में से, उसी बहुत बड़े ऑटोबायोग्राफी में से निकाला हुआ छोटा सा अंश है। महात्मा गांधी जी का जो जीवन काल रहा वो रहा 1869 टू 1940। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। इस बात से हम सभी लोग अवगत हैं, क्योंकि 2 सेकेंड अक्टूबर जो है ना, हमारे आपके देश का नेशनल हॉलीडे ही कंसिडर किया जाता है, राष्ट्रीय आकाश दिवस। 1948 में भारत की आजादी के अगले साल ही he was shot dead by a fanatic named नाथुराम गोडसे। उनकी हत्या कर दी गई थी नाथुराम गोडसे के द्वारा। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, दीवाना भी कहा जाता है। अगर आप सकारात्मक उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो आप उसको दीवाना मानते हैं। महात्मा गांधी को पता है फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा गया था, राष्ट्रपिता उनको क्यों कहा गया था या क्यों कहा जा रहा है? इस बात को जानने के लिए आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जी के नजरों में, है ना, वो अपने हृदय के अंतःमन से पूरे इंडियन को, पूरे भारतीय समाज में रह रहे लोगों को अपने पुत्र के समान, अपने संतान की तरह देखा करते थे। शायद यही वजह था कि जब डिवीजन हुआ ना, when इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और भारत की बंटवारे की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हमारे छाती पर से होकर गुजरेगा। उनको लगता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जो बातें हैं, आपस में सब भाई भाई हैं, वो सब रहेंगे। होता है कि नहीं होता है? होता है। किसी पिता को, कोई पिता अपने संतान की शादी कर देता है, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, लड़का हो या लड़की हो, शादी करने के उपरांत शुरुआती वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते ही अक्सर परिवार में यह देखा गया है कि शुरुआती दिनों में क्या होता है, किसी न किसी बात को लेकर असहमति होती है, नाराजगी रहती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। उस परिस्थिति में आपके पिता की भूमिका क्या होती है? हमारे आपके पिता की भूमिका क्या रहती है? वो जाकर कैसा बोलते हैं, है अलग हो जाओ, इससे इसको कोई मतलब नहीं, कल से इसको कोई मतलब नहीं, जाओ अपना सुनने को अपना लेके, होता है नहीं। हमारे आपके पिता क्या चाहते हैं? किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी तरह से दोनों क्या सामंजस्य रहे, आगे अपना जीवन व्यतीत करे, शांतिपूर्वक व्यतीत करे। और शांतिपूर्वक व्यतीत करते देख करके वो भी क्या होते हैं? तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ का ना बात है।
ये तो हम और आप आज भी अनुभव कर रहे हैं और शायद आगे भी अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि आप भी अपने बच्चों का अगर भला चाहते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे क्या रहे, अलग रहे। हम सब इतना बात तो कम से कम जानते हैं। तो शायद उस वक्त नहीं कहा जाता जाकी रही भावना जैसी वाली बात, है ना। महात्मा गांधी जी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि आने वाले दिनों में कुछ राजनीतिक लोग भारतीय, जिस भारत की आजादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस भारतीय व्यवस्था को चलाने की जवाबदेही जिनको दी जाएगी वही अपने निज स्वार्थ की पूर्ति हेतु क्या करेंगे, भाई को भाई में लड़ाएंगे। ये शायद उनकी कल्पना से परे था। उस वक्त जब मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको इस बात का लोभ था कि अगर अलग नहीं होगा तो शायद इंडिया में रहकर उसको बहुत बड़ा पद नहीं मिलता, लेकिन मिलता, उसका उस हद तक का कद था, लेकिन उसको तो कायदे आजम बनना, क्या बनना था उसको, कायदे आजम। उसी लोग में क्या किया, वो धर्म के आधार पर वो अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की और पाकिस्तान बना। इस बात से कहीं ना कहीं बहुत आहत हुए और महात्मा गांधी जी ने आग्रह किया कि जो जाना चाहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के साथ वो उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ रहना चाहते हैं उनको खुशी खुशी रहने दिया जाए। पाकिस्तान को बसने में हो रही असुविधाओं को ध्यान रखते हुए बहुत सारे सुविधा के लिए भी क्या किए थे महात्मा गांधी जी, इंडिया में अनशन कर दिए थे कि भाई हमारा ही भाई है जो सड़ गया हुआ है, उसको असुविधा ना हो, सुविधा उनको मुहैया कराना हमारी आपकी यहाँ की जवाबदेही है ना। तो कहने का भाव यहां जो ये पंक्ति लिखा हुआ है कि ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, उनके इन्हीं भाव से जस्टिफाई होता है कि वो किसी को, सभी को क्या मानते थे, भाई या अपना संतान मानते थे और चाहते थे कि सभी भाई क्या रहे, आपस में मिलजुल रहे। उन्होंने इस भारत की कल्पना की थी, लेकिन वास्तविकता आज क्या है, वास्तविकता आज ये है कि आज अगर देश में चुनाव हो जाए ना, नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी में से किसको आप बनाना चाहेंगे राष्ट्रपिता, अगर इलेक्शन करवा दिया जाए तो हमको नहीं लगता कि नाथूराम गोडसे बहुत पीछे रहेगा, जीत भी जाएगा, जीत भी सकता है, जो वर्तमान का परिस्थिति है ना। राजनीतिक व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी बड़े से बड़े कद वाले व्यक्ति को भी डिफेम करने पीछे नहीं हटता, उसको बस अपने फायदे से मतलब है। छोटी छोटी फायदाओं को ध्यान में रखते हुए कब हमारे आपके हितों का सौदा कर दे कोई नहीं जानता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जीवन कैसा है, कैसा होगा। उन्हें तत्काल जो चाहिए वो उनको अगर आपूर्ति हो रहा है आपके गला काटने से, दे वोंट केयर, दे डोंट केयर, दे डोंट थिंक अबाउट यू एट ऑल। यू मस्ट रिमेंबर दिस, दे थिंक अबाउट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन इसी समाज में से, इसी राज्य व्यवस्था में से कुछ ऐसे भी लोग थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं होता तो व्यवस्था चलता, लेकिन हम जब भी बात करेंगे क्या करेंगे, औसत से अधिक की बात करेंगे, है ना। अगर बेहतरीन व्यवस्था हुआ होता ना तो आज तक हमारा आपका जो जीवन स्तर है वो क्या होने वाला था, उच्च स्तर से आ गया। व्यवस्था संचालन में ऑन पेपर तो बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें से की जाती है, लेकिन नीचे आते आते उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या हो जाता है, जिसका हम और आपको जानते हैं। इस चैप्टर में जो पहला पैराग्राफ है उसमें महात्मा गांधी जी का मानना है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, या इंडिया में जो सिविलाइजेशन का विकास हुआ है ना, उस सिविलाइजेशन को दुनिया में कोई नहीं मार दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो कंटेम्पररी जो सिविलाइजेशन था, जैसे रोम, ग्रीस, फाराओ, जापान, चाइना, ये सब क्या हो गया, ये सब वर्तमान में कहीं अस्तित्व में, लेकिन इंडिया
आज भी अपनी पुरानी सभ्यता को आधार बनाकर वर्तमान में जी रही, आगे भी जिया जाए, ये भी सुनिश्चित करना चाह रहे थे कौन? दूसरे पैराग्राफ में कहे हैं महात्मा गांधी कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इस सब के बीच में, क्योंकि बाकी दुनिया चाहती है कि इंडिया भी परिवर्तन के इस अंधा दौर में क्या हो, कूद पड़े और जो अपनी पुरानी ग्लोरी है, पुराना जो उसका वैभव है, आधार है, उसको भूलकर नए सिरे से क्या हो, दौड़ना शुरू करे। अगर ऐसा हुआ तो ना हम लोग इधर के रहेंगे, ना इधर के, ना घर के, ना इतना हम लोग तो जानते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। इसीलिए क्या है, हम लोग इमूवेबल, नए, हमारे जो पूर्वजों ने कहा है, जिस जीवन पद्धति को उन्होंने फॉलो किया और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किए, हम उससे परे जाकर अब कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके बद से बदतर स्थिति में जाने को तैयार नहीं। एंड दिस इज आवर ग्लोरी, ये क्या है, भारत की ग्लोरी, यही हमारी वैभव है कि इंडिया इज इमूवेबल, इंडिया इज इमूवेबल एंड इट इज हर ग्लोरी, इट इज Many trust their advice upon us, कई ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम क्या हैं, सक्षम हैं, काबिल हैं, या हमारे निर्देशानुसार इंडिया को चलना चाहिए, वो अपना अपना एडवाइस हम पे थोप रहे हैं, इस आ जाओ, हम लोग ऐसे जी रहे हैं, इतने एडवांस हैं, इतने काबिल हैं, देख रहे हो हमारे जीवन का स्तर क्या हो गया है। इस तरह से हम क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहा है, लुभाने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नहीं, उधर जाना तो आसान है, क्योंकि तुम बुला रहे हो, बुलाती हो मगर ऐसा कुछ है ना, नहीं जाएंगे। हमको पता है कि उधर जाने के बाद अभी जो दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है क्या है, गुलामी व्यवस्था का नाम सुने होंगे, स्लेव्स, उससे भी बदतर है। इतना हमको और आपको हमारे पूर्वजों ने सिखाकर बताकर गए हुए। तीसरा पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी बताते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता है क्या? इतने देर से हम लोग सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सभ्यता है क्या? तो सभ्यता जीवन जीने का क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, ये कौन बताता है? सभ्यता। गुजराती भाषा में महात्मा गांधी जी बताते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन मतलब गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, सीधा संबंध। हम लोग सिविलाइजेशन का मतलब समझते हैं अच्छा। चौथे पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी बताते हैं कि अगर हमारे आपके पूर्वजों ने जो हमें ये सिखाया है सिविलाइजेशन मतलब अच्छा आचरण, तो ये मान के चलिए कि हमको और आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। जो हम हैं वो हम हैं और आगे भी रहें, इसी में हमारा आपका कल्याण है। रहेंगे, हम सब रहेंगे ना, रहेंगे। रहने की जरूरत है, जरूरी या मजबूरी दोनों है, रहने की जरूरी और मजबूरी। पांचवा पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। Fifth paragraph is very interesting. A man is, we notice that the mind is a restless bird. महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि हम लोग अनुभव कर रहे हैं, या हम लोगों का ये अनुभव है कि ये जो मन है ना, मन क्या है? रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस बर्ड मतलब बेचैन पक्षी, जिसको आराम ना हो। मन को शांति है, यहाँ बैठे बैठे आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। एक मिनट आपको खाली छोड़ दिया जाए तो आपके मन में सैकड़ों विचार एक क्षण में आ जाता है कि नहीं है? तो बोले ये जो मन है एक बेचैन पक्षी की तरह है,
जितना इसको मिलता है उतना और अधिक पाने की चेष्टा करता है। फिर भी अगर मिल भी जाए ना तो भी संतुष्ट नहीं होता। बताया था ना। अभी पंखा हमारे पास लगा हुआ है, गर्मी से बचने का उपाय है, पंखा लगाते हैं हम लोग। लेकिन पंखा लगाने के बाद संतुष्टि मिल जाता है ना। हृदय के किसी कोने में होता रहता है काश एसी पहले कूलर था, पंखा के बाद कूलर का विचार आता है, कूलर के बाद एसी होता है। अब जिसको एक एसी लगा हुआ है, अरे 1 ही टन का एसी लगा हुआ है, 2 टन का रहता और ठंडा करता। ये मन है, मन क्या है? चंचल मन है, बेचैन मन है। इसको अगर संतुष्ट करने में लग जाओगे तो जीवन में कभी संतुष्टि नहीं पाओगे ना। अभी श्रवण कुमार जी आ रहे थे, शुरुआती दिनों में पैदल जाया करते होंगे स्कूल कोचिंग वगैरह से, फिर साइकिल उनको मिला होगा, तो साइकिल जब मिला होगा तो उत्साहित हुए होंगे। अब इनको अगर कहीं मोटरसाइकिल के बिना जाने को कह दिया जाए, इनको लगता है कि गला पकड़ कर इसको वोट दे, है ना। ये होता है, इट हैपेंस। थोड़े दिनों बाद ऊपर ने चाहा, इन्होंने मेहनत करते रहे तो ज्यादा देर नहीं लगेगा, कार भी हो जाएगा, है ना। कार के बाद लग्जरी कार, अंत नहीं है, BMW, प्राइवेट जेट। ये क्या है? इसका सीमा है। आपका क्या लग रहा है जो प्राइवेट जेट पर चल रहे हैं वो संतुष्ट हैं? उनको भी कोई ना कोई इशू है जो और बेहतर की वो कामना कर रहे हैं। एज अ मैन इसको क्या रखो? नियंत्रित रखो। जो क्या रखो? नियंत्रित रखो, ताकि जगह पर रहे। नियंत्रित करने का जो व्यवस्था है ये हमारे आपके पूर्वजों ने सुनिश्चित कर। बाबू यहां तक है लक्ष्मण रेखा, यहां तक रखना। इससे ज्यादा अगर हाथ पांव फैलाने की चेष्टा की तो तुम्हारा जो दुर्दशा होगा ये तुम भुगतने के बाद ही अनुभव करोगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कोई बता ही ना सकता है। लेकिन कुछ लोगों का प्रवृत्ति क्या होता है, उसको शब्द से समझ में नहीं आता है, वो करके चीजों को देखना है। तो कहने का भाव ये है, कोई व्यक्ति, a man is not necessarily happy or unhappy because he is rich or poor। किसी व्यक्ति को खुश होने के लिए उसका धनी होना पर्याप्त है? नहीं। या किसी व्यक्ति को नाखुश रहने के लिए उसका गरीब होना पर्याप्त है? क्योंकि अक्सर देखा गया है, अगर ऐसा होता तो कोई आदमी जो रिच है उसको कभी नाखुश कभी होता वो, या जो गरीब है कभी वो खुश होता? ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हम और आप जिस समाज से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में क्या है, अधिकतर लोग एक बीपीएल सूची में ही जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमेशा किसी के चेहरे मुस्कान ही नहीं दिखता हमको। लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा क्या होता है, अधिकतर लोग खुश रहते हैं, जो है उसी में खुश हैं। और जिसको बहुत है, खूब धन धान से वो संपन्न है, लेकिन उसके चेहरे पर उतना ही गुणांक में तनाव देखा जाता है, उतना ही परेशान है कि नहीं है? तो वही कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि ये जो खुश होना और नाखुश होना, अमीरी और गरीबी से इसका कोई खास संबंध। इसका संबंध किससे है? आपके मेंटल कंडीशन से, आपकी मानसिक स्थिति से इसका संबंध है ना। अगर आपको जो चीजें मिली उससे आप संतुष्ट होते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है, तो वही आपको खुशी देगा। या अगर आप ये मान के चलते हैं कि हमारे पास इतना ही है, चीजों को देखने का तरीका है कि नहीं। अगर आप हमसे खाना मांगे, फॉर एग्जाम्पल, या हम आपसे खाना मांगे, आप हमको अगर रोटी या सब्जी भी दे देते हैं, हमें क्या होना चाहिए? बहुत खुश होना चाहिए कि आपने हमको रोटी और सब्जी तो दिया। लेकिन हमको अगर तकलीफ होना होगा तो भाई हमको तरुआ नहीं दिया, हमको पापड़ नहीं दिया, छुच्छे रोटी सब्जी खिला दिया, तो मतलब है इसका तो क्या हो गया? कहने का मतलब
संसाधन होने या ना होने से आपके खुश और नाखुश होने का कोई खास संबंध। खुश होने के लिए सोचने का तरीका ही काफी। इंसान को पता है बड़ा या छोटा क्या बनाता है, इंसान का सोच क्या बनाता है, इंसान का सोच। आप चीजों को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखे होंगे टेम्पू पर, ट्रक पर, है ना, ट्रॉली पर पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और हमको विश्वास है कि यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं ना, कम से कम उसको देख करके तो नहीं ही सोच रहे हमको ये हो जाए। कोई चाहा है काश ये ट्रॉली या काश ये टेम्पो मेरा होता। आप उसको नहीं देख रहे हैं, उसको देखने में आपकी रुचि भी नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि हमको ही देख रहा है। पीछे लिखवा देता है बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, काले काले अक्षरों में। कभी देखे हैं बड़े बड़े BMW के पीछे लिखा होता है, मर्सिडीज के पीछे देखे? सोच का फर्क क्या है, सोच का फर्क है ना। अंबानी जी का बहुत बड़ा अंटिला, क्या वही नाम है ना, अंटिला बना हुआ है। कभी देखे हैं कि सूप पर कोनिया में करिया वगैरह चुन करके टांग दिया गया हो। हमारा क्या करते हैं, 4 गो पिलर खड़ा नहीं किए कि सूप कोनिया में किसके साथ चप्पल जूता सब कुछ एकदम नींबू इत्यादि सब करके क्या कर देते हैं, नजर न लग जाए, है ना। तो ये किसका फर्क है। उसको उतना बड़ा बिल्डिंग बनाने में किसी के नजर की चिंता नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ 4 गो पिलर खड़ा करते करते हमको नजर की व्यापक चिंता। हम और आप जब किसी ईश्वर के सामने जाते हैं ना, भगवान के सामने, तो क्या मांगते हैं, ये भगवान हमको एक बार क्या बना दीजिए, सरकारी नौकरी दिला दीजिए, सरकारी नौकरी दिला दीजिए। हे भगवान हमको गांव में सबसे बेसी पैसा हो जाए ऐसा बना दीजिए, है ना। हे भगवान एगो बढ़िया कार दिला दीजिए। ये हम और आप जो मांगते हैं भगवान से, अपने सोच के हिसाब से मांगते हैं, जानते हुए भी कि जिससे मांग रहे हैं वो अगर देने पर उतर जाए तो गांव नौकरी या टुकड़ी सब दे सकते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आपको बना सकते हैं। तो वहां हम सामने वाले का औकात देख के नहीं मांगते हैं, क्या मांगते हैं, अपने सोच के हिसाब से। गमों को जो काबिल आदमी हो जाए वो हमारा ले बहुत भगवान हमारा वह बना दिया है कि नहीं भरत बाबू, ऐसा ही है। तो इंसान को बड़ा और छोटा क्या बनाता है, खुश रहने के लिए छोटा सा कारण भी क्या है, पर्याप्त है। नाखुश रहने के लिए बहुत कुछ हो भी जाए तो भी ना। शादी में अक्सर पापा नाराज होते हैं, क्यों, उनको मिठाई नहीं मिलता है, को मिठाई मिलता है, उन्हीं को पूछा जाता है। लेकिन नाराज होने का कोई छोटा सा कारण, लड़का जब बाहर निकला तो हमसे पूछे क्यों नहीं निकला, अरे है कि नहीं है। चलिए, observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. इन चीजों को गौर से देखने के बाद, अनुभव करने के बाद हमारे आपके पूर्वजों ने हमको आपको क्या कहा, बाबू इस लग्जरी और प्लेजर के पीछे मत दौड़ना। इस लग्जरियस लाइफ और प्लेजर के पीछे दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कष्ट के ऐसे दुनिया में चले जाओगे जहां से वापस आना असंभव। We have managed with the same kind of flaw as existed thousands of years ago. हम आज भी उसी हद से, उसी व्यवस्था से जी रहे हैं जैसा हमारे आपके पूर्वज जिया करते, है ना। यानी आज भी हम उसी हल का प्रयोग करना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमको, कोई जरूरत नहीं कि बस एक बड़ी बड़ी मशीनरी का उपयोग करके जो है अपने जीवन में और हम समस्या लाते हैं, नहीं। याद है ना हम सबको, जब शुरुआती दिनों में हमारे घर की माताएं बहनें अपने हाथों से इधर काम किया करती थी, याद है नहीं। आज से 10 साल पीछे जाओ, आज से कितना साल पीछे, 10 साल पीछे जाओ,
सोचो, 2 मिनट आंख बंद कर सोचो तो जाओ, क्लोज योर आइज फॉर 2 minutes at least and go back 10 years and think and imagine how our mother and sisters were using something to make something. Think. याद कर लिए, सोच लिए ना, याद कर लिए। जब पुराने दिनों को याद करेंगे तो आप ये पाएंगे अधिकतर काम हमारे आपके परिवार के लोग, हमारी आपकी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग अक्सर हाथ और पांव से जो काम हो सकता था उसी की सहायता से वो We have no system of life corroding competition. हमारे पास कोई जीवन को नष्ट करने वाला प्रतिस्पर्धा नहीं था, है ना? हमारे पास जीवन को नष्ट करने वाला कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था। हम लोग अपने जीवन में अपने उसी प्लॉ के साथ, उसी कॉटेजेस के साथ, उसी झोपड़ी के साथ, उसी हल के साथ क्या थे? संतुष्ट थे। कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग हमको नहीं चाहिए, है ना? कोई बहुत बड़ा साधन जिससे हम खूब धन अर्जन कर सके, हमको इसकी जरूरत, यानी हमारा जो जीवन था उससे संतुष्ट थे, और चूंकि संतुष्ट थे सो वी वेर हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंटमेंट, उसी जो है ना संतोष में आता है। संतोषम परम साधारण सा वाक्य है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. सभी लोग अपना अपना पेशा, अपना अपना काम किया करते थे, और उनका जो चार्ज होता था ना काम के बदले वही लेकर के वो संतुष्ट रहा करते थे। It was not that we did not know how to invent machinery. इसका ये मतलब नहीं था कि हम जानते नहीं थे कि मशीन कैसे बन रहा है। मशीनरी का उपयोग करना नहीं जानते थे या उसका इन्वेंट करना नहीं जानते थे, इसका ये कहीं से कोई मतलब नहीं। But our forefathers knew, हमारे जो पूर्वज थे ना वो जानते थे, if we set our hearts after such thing, we would become slaves and lose our moral fiber. हमारे आपके पूर्वज जानते थे कि अगर हम इस तरह की चीजों के पीछे अपना हृदय लगाए, अपना दिल लगी किए, तो क्या हो जाएगा? हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गुलाम। मोबाइल एक ऐसा संसाधन है जिसकी उपयोगिता तो है, लेकिन उसको रखना आपके लिए क्या बन गया है? मजबूरी। एक दिन के लिए मोबाइल छीन लेंगे, सुने हैं ना आजकल, सुनते हैं हम लोग पत्र में, लेटर में, नहीं सुनते बाबू? क्या एक बच्चे से मोबाइल उसके माता पिता छीन लिए, गुस्से में आकर बच्चा ने क्या कर दिया? अपने माता पिता का ही क्या कर, सुनते हैं जी? महाराष्ट्र में मम्मी निकाल रखा, सुनिए। तो कहने का भाव यह है कि ये जो मोरल फाइबरनेस है वो क्या हो रहा है? डे टू डे उसका डिजोनेशन हो रहा है, क्षय हो रहा है। इस सब के पीछे भाग रहे हैं, और जो मानवीय मूल्य था हमारा आपका, जो कभी जीवन जीने का आधार था, वो क्या हो रहा है?